नमस्कार किसान भाइयों। रब्बी की मुख्य दलहनी फसल जो लगभग पूरे भारत में बोई जाती है, उस फसल को आपके पास लेके आए हैं। उस फसल का विशेष जो समस्या है उसको लेके आए हैं और उस फसल का नाम है चना, ग्राम, बंगाल ग्राम। सब लोग अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम से इसे पुकारते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में तकरीबन सभी राज्यों में उगाया जाता है। दक्षिण भारत में बात करें तो आंध्र प्रदेश राज्य की उत्पादकता जो कि बहुत ज़्यादा है, 14 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टर, वो पूरे राज्य का एवरेज है, यानी बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात जैसे राज्य आते हैं। गुजरात में तकरीबन 10 क्विंटल यानी कि 1000 किलो प्रति हेक्टर उत्पादन होता है। आपके खेत में कितना उत्पादन होता है प्रति हेक्टर या प्रति एकड़? आप कितना उत्पादन लेते हो वो हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो किसान भाइयों, यहाँ पे मैं आपको इसलिए उत्पादकता बताई मैंने कि 1 हेक्टर के अंदर तकरीबन 10 क्विंटल से लेके 15 क्विंटल पकता है, यानी कि 1 एकड़ के अंदर 4 से 6 क्विंटल पकड़ सकते हो। 4 क्विंटल पकने वाला है वो 5 या 6 पे कैसे जाए, ज्यादा उत्पादन 10%, 20% उत्पादन कैसे बढ़े, वो टेक्निक्स के बारे में हम बताएंगे। ज्यादातर किसान भाई चने की खेती के बारे में जानते हैं। नॉर्मली क्या होता है, चने में दो तरह की किस्में होती है, एक काबुली चना और एक देसी चना। काबुली चना में बहुत सारी किस्में उपलब्ध है और दूसरा जो देसी चना होता है उसमें भी बहुत सारी किस्में उपलब्ध है। वैसे चना सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में पैदा होता है, लेकिन उसके साथ ही साथ में यूपी में, थोड़ा बहुत गुजरात में, महाराष्ट्र में और अन्य कई राज्यों में ये उत्पादन होता है। तो वहाँ पे जो भूमि है, मिट्टी है, वो अलग अलग तरह की है। काली मिट्टी भी है, दोमट भी है, हल्की जमीन में भी होता है। और चना बहुत ही शॉर्ट टर्म है, लेकिन दो पद्धतियों से होता है। जैसे पहली पद्धति है असिंचित, मतलब मॉनसून जैसे ही बारिश खत्म होने की कगार पे होती है तब आप बुआई कर दो और फिर 1 या 2 पानी से हो जाता है, या तो पूर्णतया पानी नहीं देते, ऐसी भी फसल होती है। तो उसको असिंचित बोलते हैं, बिन पियत बोलते हैं, अनइरिगेटेड बोलते हैं। और दूसरी इरिगेटेड होती है। इरिगेशन में भी ज्यादा पानी चाहिए नहीं। वैसे इरिगेटेड करना हो तो थोड़ा आप लेट प्लांटिंग कर सकते हो, जैसे कि नवंबर तक कर सकते हो। उसमें आपको 3 या 4 पानी देने की आवश्यकता होती है। तो हम अभी उत्पादकता बढ़ाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं उसका ब्यौरा देखेंगे, क्योंकि चने का बीज दर वो एक बहुत मायने रखता है उत्पादन बढ़ाने में। चने का दूसरा एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो कि है उगटा रोग। तीसरा है चने में फलियों में आने वाली इल्ली, वो एक बड़ा प्रॉब्लम है। चने के अंदर रस्ट नामक रोग आता है, वो भी एक इम्पोर्टेंट रोग है। उसके साथ ही साथ में चने के अंदर खरपतवार का जो वो शुरुआती अवस्था में आपको नियंत्रण में लेना पड़ेगा। बाद में चना एक ऐसी फसल है, खुद उसके अंदर से ऑक्जेलिक एसिड नाम का एक द्रव्य बनता है, जो द्रव्य पत्तों से बाहर आता है, जो खारा या खट्टा सा थोड़ा सा लगता है, और वो खुद नीचे से उगने वाले, बाद में जो खरपतवार उगने वाले हैं उनको खत्म कर देता है। तो शुरुआत में खरपतवार नियंत्रण, बीज दर, पानी और उर्वरक, और जो मैंने 2-3 रोग या कीट बताए वो, उसका व्यवस्थापन कैसे करेंगे, वो पूरा का पूरा ब्यौरा हम अभी देखेंगे। तो पहले हम शुरुआत करते हैं जमीन की तैयारी से। अगर आप असिंचित चने की खेती कर रहे हैं तो उसमें बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। कई किसान भाई धान की खेती के बाद तुरंत चना का बुआई करते हैं, लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि सितंबर एंड अक्टूबर के अंदर ये असिंचित चने की खेती होती है, जहाँ पे पानी का भराव रहता है। जो एरिया में, गुजरात में ऐसी कई जगह है कि जहाँ पे पानी भर जाता है, जैसे सौराष्ट्र में गेड़ विस्तार है और मध्य गुजरात में तारापुर के आसपास का इलाका है। आपके एरिया में भी कोई ऐसा इलाका होगा जहाँ पे मानसून में पानी भरा रहता है, फिर पानी बह के चला जाता है, बाद में आप उसी पानी में, मतलब जमीन में जो नमी होती है उसी का सहारा लेके बिजाई कर देते हो और असिंचित चने की खेती कर सकते हो। अगर आप इसमें देसी चना का खेती कर रहे हो तो देसी चना का साइज छोटा आता है, तो दानों की संख्या ज्यादा रहती है। वहां पे आपको सितंबर एंड में या तो अक्टूबर के मंथ में अगर आप करना चाहते हो तो वहां पे आपको 18 से 20 किलो प्रति एकड़ बीज लेना है, यानी कि आपका नवंबर का पहला या दूसरा पखवाड़ा पहुंच जाता है। तो आपको थोड़ा सा 30% बीज दर बढ़ाना पड़ेगा। यानी पहले आपने लिया था 18 से 20 किलो, अभी आपको 30% बढ़ाना है, तो यानी 25 से 30 किलो लेना पड़ेगा। अगर उससे भी लेट जाते हो, आप दिसंबर के पहले पखवाड़े में भी चने का बुआई कर सकते हो, लेकिन वहां पे सिंचित ही कर सकते हो, बिना सिंचित असिंचित वाला नहीं कर सकते। तो वहां पे सिंचाई की व्यवस्था है और लेट कर रहे हो
तो आपको वहां पे और 30%, यानी कि 25 का और 30%, यानी कि 32 से 35 किलो बीज दर लेना पड़ेगा। तो ये बीज दर आपको जितना लेट करते हो उतना ज्यादा थोड़ा 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 बढ़ाना पड़ेगा। तो काबुली चना की खेती कर रहे हो तो वहां पे आपको 25 से 30 किलो मिनिमम बीज दर रखना पड़ेगा। तो कुल मिला के बात ऐसी है कि 1 स्क्वायर मीटर में आपका फाइनली 25 से 30 पौधे आने चाहिए, तो आपका प्रोडक्शन अच्छी तरह से मिलेगा। अभी खेत की आपने अच्छी तरह से तैयारी कर ली, मतलब आपने रोटोवेटर कल्टीवेटर लगा के प्लेन खेत कर दिया और उसके अंदर बिजाई की मशीन से आपने प्लांटिंग कर दी। तो प्लांटिंग करनी है आपको कम से कम पंक्ति से पंक्ति की दूरी कम से कम 30 सेंटीमीटर रखनी है और पौधे से पौधे की दूरी 5 से लेकर 10 सेंटीमीटर रख सकते हो। तो इस तरह से प्लांटिंग हो जाएगा आपका, तो आपको पौधों की संख्या बरकरार रहेगी, अच्छी तरह से वृद्धि विकास भी होगा और डालियों का फूटान भी अच्छी तरह से हो पाएगा। उसको पर्याप्त मात्रा में जमीन में से नमी और खाद भी मिलेंगे और ऊपर से सूर्य प्रकाश भी मिलेगा, तो पौधा अच्छी तरह से वृद्धि विकास कर पाएगा। यहाँ पे आपने बिजाई कर रहे हो तो एक महत्व का मुद्दा, मेन पॉइंट आता है उर्वरक का। वैसे असिंचित खेती कर रहे हो तो उसमें ज्यादा उर्वरक की जरूरत नहीं है, फिर भी आपकी जमीन में मध्यम उर्वरकता है या तो कम उर्वरकता है तो आपको कम से कम 1 एकड़ में 25 किलो डीएपी डालना अति आवश्यक है। आपकी उर्वरकता बहुत कम है तो 50 किलो डीएपी भी डाल सकते हो। वैसे चना एक दलहनी फसल है, इसलिए उसमें बाद में नाइट्रोजन की कोई आवश्यकता होती नहीं, खुद का नाइट्रोजन खुद बनाता है। लेकिन शुरुआती अवस्था में पहले 10 दिन के वृद्धि विकास के लिए उसको नाइट्रोजन थोड़ा चाहिए, इसलिए जो डीएपी में जो नाइट्रोजन का भाग है अमोनियम, डीएपी का मतलब होता है डाई अमोनियम फॉस्फेट, तो अमोनियम वाला पार्ट है जो उससे थोड़ा बहुत नाइट्रोजन मिल जाएगा, उससे हो जाएगा। लेकिन अगर आप सिंगल सुपर फॉस्फेट डाल रहे हो तो सिंगल सुपर फॉस्फेट आपको कम से कम 2 से 3 बोरी डालना पड़ेगा, यानी 100 से 150 किलो डालना पड़ेगा। मतलब सिंगल सुपर फॉस्फेट में नाइट्रोजन बिल्कुल होता नहीं है, तो आपको कम से कम 10 से 15 किलो यूरिया डालने की आवश्यकता रहेगी शुरुआती अवस्था में। तो अभी ये उर्वरक की बात हो गई, लेकिन अभी मैं और एक बात एक्सटेंड करूंगा। जब आपको प्रोडक्शन 20 से 30% ज्यादा लेना है तो यहाँ पे जमीन के अंदर ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा होनी जरूरी है। पिछली फसल के अवशेष भले ही आपने निकाले हो या नहीं निकाले हो, ये चने वाले फील्ड में आपको ऑर्गेनिक मैटर यानी कि सेंद्रीय उर्वरक डालना पड़ेगा। सेंद्रीय उर्वरक में खाद में ऐसा होता है कि आप गाय का गोबर वगैरह कुछ भी डाल सकते हो, लेकिन वो अच्छी तरह से सड़ा गला होना चाहिए, नहीं तो उकटा रोग के आने की संभावना बढ़ती है, क्योंकि उकटा रोग की फफूंदी जो है वो जमीन में रहती है और जमीन में बहुत सालों तक रहती है। जैसे ही आप ऑर्गेनिक मैटर डालोगे वो बढ़ेगी और फिर चने की बिजाई जब करते हो तो फंगस जमीन में से पौधे में चली जाएगी। आपके पास पशुओं का गोबर वाला खाद है तो उसको अच्छी तरह से सड़ा गला के ट्राइकोडर्मा वगैरह डाल के ही उपयोग करें, नहीं तो फिर सीधा साधा उपाय ये है कि आप ऑर्गेनिक मैटर की आपूर्ति करने के लिए संचार 1 एकड़ में 10 से 15 किलो डाल दें। तो डीएपी के साथ में संचार डाल सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से आपका चना का जर्मिनेशन भी आएगा, वृद्धि विकास भी बढ़ेगा और जैसे कि नमी का संग्रह करता है तो जड़े का विकास भी होगा और नमी से जल्दी से वृद्धि विकास भी करेगा। अभी तीसरी इंपॉर्टेंट बात है, उकटा रोग से बचाने के लिए वैसे बहुत सारी फंजीसाइड बीज प्रक्रिया आप कर सकते हो, बहुत सारा मार्केट में अवेलेबल भी है। लेकिन अगर आप जैविक पद्धति से खेती कर रहे हो या तो आपको जैविक पद्धति से ट्रीटमेंट करना है तो एक बहुत आसान उपाय है कि जहाँ पे आपको 2 से 2.5 किलो ट्राइकोडर्मा हर्जियानम या ट्राइकोडर्मा विरिडी 2 से 2.5 किलो लेना है और अच्छी तरह से सड़ा गला गोबर का खाद लगभग 50 किलो लेना है। वो बराबर मिक्स करके उसके ऊपर पानी छिड़क देना है, थोड़ा सा नमी आ जाए इतना। और उसके बाद में जो आप 18 किलो से लेके 36 किलो जो भी आप सीड रेट पसंद करते हो वेराइटी के अनुसार या तो बिजाई के समय के अनुसार, वो बीज उसमें मिला देना है, बराबर मिक्स करके फिर उसको बिजाई करनी है। तो ये करने से क्या होगा कि जमीन के अंदर जो फफूंदी यानी फ्यूजेरियम वगैरह होगा, जो उकटा रोग लाने वाली होगी, वो पहले से नियंत्रण में आ जाएगी। चने के ऊपर दाने के ऊपर भी फंगस आती है तो वो भी नियंत्रण में आ जाएगी। और ट्राइकोडर्मा दूसरा भी बहुत फायदा करेगा कि जमीन में से फास्फोरस तत्वों को विघटन करके पौधे को ज्यादा से ज्यादा देने की कोशिश करेगा। तो ये एक प्रक्रिया है जो आप अच्छी तरह से कर सकते हो, उसका फायदा भी आपको मिलेगा। ऑर्गेनिक है, 100% निर्दोष है, आपको फायदा ही हो सकता है।